हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन ए में पैसेज था और सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर था। अब सेक्शन सी में अभी हम बाद में पढ़ेंगे सेक्शन सी, लेकिन सेक्शन डी में जो पोइट्री पोर्शन है वो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया आपके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। हम वही लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माय मदर 66, दूसरे नंबर पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी और तीसरे नंबर पे कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इन तीनों को। माय मदर 66 ये कंपोज की गई है पोयम, यानी कि इसकी पोइटेस कौन है? कमला दास। ठीक है, द पोयम माय मदर 66 इज कंपोज बाय कमला दास। ठीक है, ये पोयम कंपोज की गई है कमला दास के द्वारा। बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, जो कि एडवांसिंग एज यानी कि बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। एंड द फियर ऑफ लॉस, और फियर मतलब कि एक डर है, लॉस मतलब खोने का, एंड सेपरेशन और अलग होने का। एसोसिएटेड विद इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इट वॉज अ पोइटस अंडरगोज अ प्लॉथरा ऑफ इमोशन, क्योंकि जो पोइटस जो कवित्री हैं उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो अपनी माँ को खोने के बारे में सोचती हैं कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी, उनकी एज हो चुकी है और अब वो मेरे साथ नहीं रहेंगी और मुझसे अलग हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें वो सोचती हैं, तो वो प्लॉथरा ऑफ इमोशंस यानी कि वो भावनाओं में बह जाती हैं, खो जाती हैं। When she sees her mother aging, जब वो अपनी माँ की एज यानी कि एजिंग के बारे में यानी कि उबरती हुई उम्र के बारे में मतलब देखती है, तो क्या सोचती हैं? थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, तो अपने माँ को खोने के बारे में सोचती हैं। शी ऑल्सो विशेस फॉर लॉस्ट ब्यूटी ऑफ हर मदर, और वो अपनी माँ की खोई हुई ब्यूटी की कामना करती हैं। अब दूसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा कंपोज की गई है? इस कंपोज बाय जॉन कीट्स। इसके जो पोएट हैं वो जॉन कीट्स हैं। इस पोयम में क्या बोला गया है? द पोयम टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। पोएट ने हमें बताया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो ग्रेट सोर्स हैं। किसका ग्रेट सोर्स? पोएट ने हमें बताया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जॉय आनंदमय होती हैं और हैप्पीनेस और खुशी प्रदान करती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, और जो खूबसूरती होती है चीज़ों की वो कभी खत्म नहीं होती है। Therefore beautiful things worth treasuring, इसीलिए हमें खूबसूरत वस्तुओं को बचा करके रखना चाहिए। With the passing of time, समय बीतता जाता है, sweet recollections of beauty become more joyful, और जो मीठी यादें होती हैं खूबसूरती की वो और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। द क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस, जो क्रिएशन जो गॉड ने बनाया है, क्रिएट करा है, क्रिएशन जो है गॉड का, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हैप्पीनेस देता है। थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी, जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो हमें क्या बनाती हैं? हमें फील हैप्पी, यानी कि हमें हैप्पी फील कराती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे एक झरना बह रहा है और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बहुत अच्छा मौसम है, तो आपको अच्छा फील होगा। और ज़्यादातर ये माना भी जाता है कि जो लोग सूरज की रोशनी में यानी कि जो बाहर रहते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और वो काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि वो नेचर में हैं। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। कीपिंग क्वाइट, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज बाय पेब्लो नेरूदा। ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये कंपोज किसके द्वारा की गई है? पेब्लो नेरूदा, यानी कि पेब्लो नेरूदा इसके पोइट हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल एंड यूनिक पोएम है, बहुत ही सिंपल, साधारण सी और अद्भुत पोएम है। In this poem, इस पोएम में poet says that today our life is hasty and without direction। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि जो आज हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी है, ये हेस्टी, बहुत भाग दौड़ वाली है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी डायरेक्शन यानी कि दिशा के।
द पोइट आस्क्स अस टू स्टॉप, हमें पोइट मना करते हैं क्या करने से, मना करते हैं वॉर से, युद्ध करने से, हेट नफरत करने से, पॉल्यूशन प्रदूषण से, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों को मारने से मना करते हैं, एंड हंटिंग आवरसेल्फ और खुद को प्रताड़ित करने से मना करते हैं। He says that art teaches a lot, वो कहते हैं कि अर्थ हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि लाइफ का क्या पर्पज है, हम लाइफ का पर्पज समझते नहीं हैं। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पोएट कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है खुद से। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन, तो हम अपनी गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, अब जो हम इस सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम पोइट्री पढ़ते हैं। ठीक है, पोइट्री में आपको पोएम पढ़ा चुके हैं, अब स्टैंजा पढ़ते हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया हैं, और वो तीनों सेंट्रल आइडिया हम लेकर के आए हैं। आपको बस इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, और उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, एक ये चैप्टर 1 का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 का परहैप्स द अर्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा माय मदर 66 का, ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये वाला जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये वाला किसका है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का है। ठीक, तो ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके पेपर में इन तीनों में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम, ये माय मदर एट 66 का है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस पोइट्री का है ये। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, ये किसका है, माय मदर 66 का। ठीक, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम मतलब कि जा रही हैं, जो पोइटेस है, इसकी पोइटेस कौन है, कमला दास, तो वो जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, पेरेंट्स के, यानी कि पेरेंट्स के घर से वो कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही हैं। कोचिन एक एयरपोर्ट का नाम है, वहाँ वो जा रही हैं लास्ट फ्राइडे, यानी कि लास्ट फ्राइडे को वो कोचिन गई हैं, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन गई हैं। कोचिन एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को, माँ को देखा, बिसाइड्स मी, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, बिसाइड्स मी का मतलब मेरे बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, डोज, जो कि एक झपकी ले रही थी, उन्हें हल्की सी ऊँघ आ गई थी, नींद आ गई थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसे हल्का सा मुंह खुला हुआ था। ठीक है, हर फेस ऐसे लाइक दैट, लाइक ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है जिससे मरे हुए का मरा हुआ एक इंसान होता है, उसी तरह, क्योंकि उनकी एज कितनी हो चुकी, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा एज है उनकी कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं चेहरे पे, तो वो अपनी माँ का चेहरा बता रही हैं कि उनका ऐसा लग रहा है जैसे कि मरा हुआ इंसान, तो उसके तरह उनका चेहरा लग रहा है। ठीक है, एंड रियलाइज विद पेन, और बहुत फिर उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन वो रियलाइज़ करती हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके आंसर्स करते हैं। वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू, कहाँ पोइटेस जा रही थी, ये देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन, इसका यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हैं, द पोइटेस वॉज, देखिए यहाँ से आंसर लिखिएगा, द पोइटेस। ठीक है, फिर यहाँ लगा दीजिएगा वॉज। ठीक, बहुत ईजी होता है ये, बहुत ईजी। द पोइटेस वॉज, ठीक, ड्राइविंग टू कोचिन, ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट ही तो जा रही थी वो। ठीक, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि उनका चेहरा एक मरे हुए के समान लग रहा था, इसका क्या मतलब है।
इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो इसमें उनके तुलना की गई है ना, एक कॉर्प्स से तुलना की गई है उनकी मदर की, तुलना की जाती है तो हम क्या करते हैं? उपमा अलंकार, जिसे उपमा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्माइल, SIMILE, स्माइल। ठीक है, ये लिखा हुआ आंसर। फिर व्हाट पेन डिड द पोइटेस एक्सपीरियंस, कौन सा पोइटेस को दुख महसूस होता है, एक्सपीरियंस करती हैं वो? द पोइटेस फील इट पेनफुल टू हर एजिंग मदर, कि जो उनकी माँ की जो एज है उसके लिए वो बहुत पेनफुल है। ठीक, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द पोइटेस, पहले आप लिखेंगे द पोइटेस, लिख लेंगे द पोइटेस, फिर रियलाइज्ड विथ पेन दैट फिर शी कौन है यहाँ पर? हर मदर। ठीक है, दैट हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसे वो दिख रही हैं उतनी वो एज उनकी हो चुकी है। ठीक है, फिर अब जो सेकेंड है हमारा परहैप्स द अर्थ वाला है, तो ये किसका है? ये कीपिंग क्वाइट का है। कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहने वाले पोइट का है। ठीक है, पोइट्री का है ये। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, जो अर्थ है, परहैप्स का मतलब होता है शायद, अर्थ हमें सिखाना चाहती है, टीच करना चाहती है, बताना चाहती है। एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सभी चीज़ें डेड मतलब कि मरी हुई लगती हैं, ठीक है, जब सभी चीज़ें मरी हुई लगती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारी चीज़ें क्या है? अलाइव, यानी कि जीवित हैं वो सारी चीज़ें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इसका ये मतलब था पूरा, perhaps the earth can teach us as when everything seems alive. Now I will count and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच, अर्थ हमें क्या बताती है? अर्थ हमें क्या बताती है? इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस स्टिलनेस, हमें शांत रहने के बारे में बताती है कि साइलेंस और स्टिलनेस का क्या महत्व है वो हमें बताती है। ठीक है, तो द अर्थ टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस स्टिलनेस। जो कीपिंग क्वाइट चैप्टर है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो पॉइंट पर ध्यान देना है वो साइलेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि कीपिंग क्वाइट है तो आपको क्वाइट हो गया, साइलेंस हो गया, स्टिलनेस हो गई। ठीक है, ये 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करना है, साइलेंस, कीपिंग क्वाइट या फिर क्वाइट और स्टिलनेस। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है एकदम अच्छे से। वॉट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सभी चीज़ें ऐसा लगता है कि डेड हो चुकी हैं, तो कौन सी चीज़ है जो अलाइव यानी कि जीवित लगती है? तो सिर्फ वो अर्थ ही तो है, द अर्थ सिर्फ अर्थ ही तो है जो हमें क्या लगती है? अलाइव लगती है, यानी कि जीवित। जब सभी चीज़ें मृत लगती हैं तो सिर्फ क्या चीज़ है जो जीवित रहती है? सिर्फ अर्थ है। ठीक है, तो ओनली अर्थ, ओनली द अर्थ। और फिर आपको यहीं से आंसर लिख देना है, रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। ठीक है, ओनली द अर्थ बस लिख दीजिएगा आंसर में, और उसके बाद आपको क्वेश्चन से ही रिमेन्स से लेकर डेड तक के पूरा मिल जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन से ही लिख दीजिएगा। ठीक, What does the poet ask us to do? पोइट हमें क्या करने के लिए कहते हैं? पोइट हमें क्या करने के लिए कहते हैं? द पोइट वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट एंड स्टिल, हमें कीप क्वाइट शांत रहने के लिए कहते हैं, एंड स्टिल और स्थिर रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, शांत रहने के लिए कहते हैं और स्थिर रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ये स्टैंजा है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें आपके 3, देखिए ये जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं आपके स्टैंजा, स्टैंजा है ये, तो 3 आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तीनों कितने मार्क्स के आते हैं? 2-2 मार्क्स के आते हैं, यानी कि टोटल इसका जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स के ही आते हैं। टोटल ये 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, टोटल ये 6 मार्क्स कवर कर रहा है। तो और वैसे भी बहुत इजी होता है, बस आपको 3, बस जो ये 3 बता रहे हैं बस इसी को ही अच्छे से फोकस्ड करना है बस। ठीक है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जॉय फॉर एवर यानी कि कभी ना ये
हमेशा वाली खुशी है, हमेशा रहने वाली खुशी है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इसके जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो प्यारापन है, वो बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी खत्म नहीं होता है। बट इट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, और ये एक हमें बोवर क्वाइट एक शांति देता है हमें, एंड अस्लीप, और हमें जो है एक नींद देता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और हमें हेल्थ भी देता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक अच्छी ब्रीदिंग भी देता है। तो इसका मतलब बस नेचर से है कि जब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में हम लोग जब रहते हैं, गार्डन वगैरह होता है तो, या फिर फॉरेस्ट में तो कोई नहीं रहता, लेकिन गार्डन वगैरह है या पार्क्स हैं जहाँ पर हरियाली रहती है, तो पेड़ पौधों में क्या रहता है, ऑक्सीजन वो अच्छी देते हैं, हमें नेचर में अच्छा लगता है ना। झरने वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं पीपल को, और उन्हें एक अच्छी नींद भी देती हैं। वॉट डज द पोइट फील अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट क्या फील करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। ठीक है, द पोइट फील डैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो यहाँ से आप लिखेंगे द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इतना लिख देंगे। फिर थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इज अ जॉय फॉर एवर। इसके बाद आप क्वेश्चन से लिख देंगे, पहले लिखेंगे द पोइट फील डैट, फिर क्वेश्चन से लिख देंगे आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, फिर उसके बाद व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही से, पोइट का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका क्या मतलब है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का क्या मतलब है। द फ्रेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है, मीन्स ये क्या है, फ्रेज ही तो है, तो द फ्रेज करके आप क्या लिखेंगे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इतना लिख देंगे पूरा क्वेश्चन से। ठीक है, फिर मीन्स ही तो बताना है इसका, तो मीन्स लिख देंगे। फिर विल नॉट फेड अवे विद टाइम, कि जो नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या है, ये कभी नहीं खत्म होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, विल नॉट फेड अवे विद टाइम। ठीक है, ये कभी नहीं खत्म हो सकती, विल नॉट फेड अवे विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी फेड यानी कि फीकी नहीं पड़ेगी, तो इसका ये मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पॉइंट आउट करना है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटाफॉर बोलते हैं, METAPHOR, मेटाफॉर, रूपक अलंकार। ठीक है, तो बस सिर्फ इन्हीं स्टैंजास को पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोई स्टैंजा नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिटरेचर पोर्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोज। प्रोज का चैप्टर 1 लास्ट लेसन है, what had been put up on the bulletin board, bulletin board पर क्या लिखा रहता था, an order from Berlin, जो भी बर्लिन से ऑर्डर आते थे वो सब bulletin board पर लगाए जाते थे, had been put up on the bulletin board, it is said that the only German will be taught in the school of Alsace and Lorraine, और उस पर ये नोटिस ये था, ऑर्डर ये आया था कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेज और लॉरेन में जो स्कूल है वहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, और जो फ्रेंच पढ़ाई जा रही है उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, जो क्या चेंजेस ला दिया था, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उस दिन, उसने क्या, उसकी वजह से क्या मतलब चेंजेस हुए थे। देयर वर नो नॉइसेस, कोई भी आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। इट वाज एज अ क्वाइट अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह को होती है शांति, वैसी ही शांति थी। एमएमएल सेड इट टू बी हिज लास्ट लेसन, और एमएमएल कहते हैं ये हमारा आखिरी बात है। एवरीबडी, सभी लोग लुक्ड सैड, और सभी बहुत दुखी दिखने लगे। द विलेजर हैड कम टू थैंक, और जो विलेजर्स गांव वाले थे वो आए थे एमएमएल को थैंक करने फॉर हिज 40 ईयर्स, उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस, यानी कि ईमानदारी से जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है उसके लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन जिस पे स्टार बना है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, अगर आप सारे ना याद करें तो स्टार्स वाले क्वेश्चन ज़रूर याद करिएगा। व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, देखिए 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है।
एम हेमल क्या कहते हैं लैंग्वेज और उसकी इम्पोर्टेंस, भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं? एम हेमल टोल्ड दम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत भाषा है दुनिया में। इट वाज द क्लियरेस्ट, बहुत साफ सुथरी एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम, उन्होंने इससे अपने बीच गार्ड यानी कि बचा करके रखने के लिए कहा है अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी मत भूलना, ये कहा है। ही गेव अ रीजन ऑल्सो, उन्होंने एक रीजन भी दिया, एक कारण भी देकर के बताया। ऑल्सो व्हेन पीपल, जब लोग वर एनस्लेव, जब लोग गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो अपने, लेकिन वो गुलाम तो हो गए लेकिन वो अपनी लैंग्वेज वो जानते हैं, तो दे हैड द की ऑफ की टू देयर प्रिजन, तो वो उनके पास एक प्रिजन यानी कि जेल की चाबी के समान उनकी भाषा काम करती है। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in study and why? किसको एम हैमल ब्लेम करते हैं पढ़ाई ना करने के लिए और क्यों? ये देखिए 22 और 23 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? फ्रेंच अच्छे से ना पढ़ने के लिए एम हैमल जो टीचर हैं वो किसको ब्लेम करते हैं? एम हैमर ब्लेम करते हैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़, जैसे कि कैसे बच्चे, बॉयज़ लाइक फ्रांस, जैसे फ्रांस के बच्चे जो पढ़ने में मन नहीं लगाते, तो उनके पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं, बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क, तो उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो काम करें टू अर्न सम मनी, और कुछ पैसे कमाएं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे फोकस करने के बजाय वो पैसा कमाए। एम हैमल ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग, और एम हैमल फिर खुद को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, सही से नहीं पढ़ाया। ही मेड द बॉयज़ वर्क इन हिज गार्डन, और उन्होंने बच्चों को क्या करा, गार्डन में काम करने के लिए कह देते थे, विच मेड दैम मिस देयर लेसन्स, जो जिसकी वजह से क्या होता था, उन बच्चों का लेसन छूट जाता था। एंड whenever he wished to go to fishing, he gave them a holiday, और वो अगर कभी भी क्या करने जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, तो वो हॉलीडे, छुट्टी दे दिया करते थे बच्चों को। फिर उसके बाद what is the reason that made M. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be last lesson? ये 22, 24 और 25 में आया है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रीज़न था जो एम हैमल ने ये डिक्लेयर किया, ये जो लेसन वो टीच करने जा रहे हैं इस फेटफुल डे में, वो लास्ट लेसन है। एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन ही वाज गोइंग टू टीच, ये जो लेसन वो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन से यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है। एमएल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फुल वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, यहाँ तक के लिख देंगे। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा बिकॉज इट सेड दैट, उन्होंने कहा कि ओनली जर्मन विल बी, क्या कहा गया था, क्यों कहा था उन्होंने कि ये लास्ट लेसन है, इसलिए कहा था क्योंकि जर्मन से ऑर्डर आया था, ठीक है। इट सेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, के अल्सेज और लॉरेन में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप, और फ्रेंच अब बंद कर दी जाएगी। अब ये चैप्टर 2 है लॉस स्प्रिंग, सभी हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसीलिए जितना बता रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, जो सीमापुरी में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू रैक पिकिंग, जो इनहैबिटेंट मतलब जो सीमापुरी में लोग रहते थे वो रैक पिकिंग, यानी कि रैक का मतलब होता है कूड़ा, पिकिंग मतलब उठाना, ठीक है। रैक पिकिंग कूड़ा वगैरह उठाया करते थे। फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए। दे लुक अराउंड एंड सर्च द गार्बेज, और वो अपने आसपास देखते थे और सर्च ढूंढते थे द गार्बेज डम्प्स, कि कूड़े का ढेर वगैरह दिख जाए, टू लुक फॉर थिंग, और उसमें कोई चीज़ मिल जाए, डैट दे कैन सेल, और वो उसे बेच दे, एंड अर्न फॉर देयर लिवलाइहुड, और अपने जीविका चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ खरीद पाएँ।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू द चिल्ड्रन फाइंड इन गार्बेज, बच्चे कूड़े के ढेर में कूड़े में क्या पाते थे। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व था इन सीमापुरी में। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो उसमें क्या पाते थे। गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज अ सोर्स ऑफ जॉय, जो बच्चों के लिए जो कचरा था एज वेल एज वो क्या था, वो सोर्स था एक वंडर, एक खुशी का, एज वेल एज लिवलाइहुड, और उनकी जीविका के लिए, जीने के लिए। स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कुछ देखा करते थे वैल्यूएबल, मतलब जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। इन हीप्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर में देखा करते थे। दे एक्सपेक्ट टू फाइंड, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें एक कॉइन मिल जाए या नोट मिल जाए या फिर ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता था, दे फाइंड, वो फाइंड कर लेते थे जस्ट 1 रुपी, 1 रुपए का या 10 रुपए का नोट। दिस नॉट ओनली ब्रिंग अ होप, ये सिर्फ एक होप, एक आशा नहीं लाता था ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और ज़्यादा वो खोजेंगे, वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सिर्फ वो यही नहीं करता था, बट ऑल्सो इंश्योर, और ये इंश्योर हो करता था कि दे हैव फूड एंड आ रूफ ओवर देयर हेड, मतलब वो जो गार्बेज में सारी चीज़ें ढूंढते थे उससे वो उन्हें फूड मिलता था और उनके सर पर छत होती थी। हु वॉज मुकेश, हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका लक्ष्य क्या था, उसे क्या करना था। मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश एक यंग बॉय था, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के परिवार से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी जो एम्बिशन था, वो जो बनना चाहता था वो अपनी फैमिली से अलग कुछ बनना चाहता था। एज ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जैसे कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? क्या explanation दिया ऑथर ने ऑफर फॉर द चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो चप्पल नहीं पहनते हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया। द लेक ऑफ मनी इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन, सबसे पहला तो जो एक सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो ये है कि उनके पास पैसे ना हो। चिल्ड्रन लाइक साहिब, जैसे साहिब के जैसे बच्चे कैन नॉट अफोर्ड शूज़, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शूज़ के लिए। व्हेन साहिब्स गेट अ पेयर ऑफ शूज़, जब साहिब को एक जोड़ी जूता मिलता है, ही वेयर्स, वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि दैट इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फ्रॉम देम टू स्टे बेयरफुट, कि ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का। बट द राइटर डाउट इट, लेकिन राइटर को डाउट होता है। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ था। सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, सीमापुरी न्यू दिल्ली के ईस्ट में है। मैनी पीपल इन सीमापुरी, बहुत से लोग जो सीमापुरी में हैं, रैक पिकर्स, वो कूड़ा बीनते हैं। दिस प्लेस इज होम फॉर सेवरल रैक पिकर्स, और ये बहुत से रैक पिकर्स का घर भी है। दे अर्न देयर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, और वो कूड़ा बीन कर, रैक पिकिंग करके अपनी डेली ब्रेड यानी कि रोज़ का खाना कमाते हैं। चैप्टर 3 डीप वाटर, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डुगलस, इंस्ट्रक्टर ने क्या कैसे ट्रेन करा डुगलस को। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डुगलस, इंस्ट्रक्टर ने डुगलस के एक बेल्ट बांध दी थी। अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस रोप उसकी बेल्ट में एक रस्सी बांध दी थी। थ्रू अ पुली, जैसे कुएं में रस्सी लगी रहती है तो दोनों साइड से, एक साइड से बाल्टी डालते हैं और दूसरे साइड से उसे पकड़ के खींचा जाता है, तो उसी तरह उसके बेल्ट पर एक रस्सी बांध दी थी और उसे स्विम करने के लिए जब डालते थे तो जैसा अगर लगता था कि वो डूबने वाला है तो दूसरे साइड से इंस्ट्रक्टर उसकी रस्सी खींच लेते थे। तो अटैच अ रोप टू द बेल्ट, रोप को, रस्सी को बेल्ट से अटैच कर दिया था। वेंट थ्रू अ पुली, और उसे पुली से अटैच कर दिया था। हेल्ड ऑन द हेड ऑफ द रोप, वेंट बैक एंड आफ्टर, और फिर आफ्टर
आर आफ्टर आर, घंटों घंटे बीतते गए, डे आफ्टर डे, दिन दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, और हफ्ते हफ्ते गए, एंड 7 मंथ्स, और 7 महीनों बाद द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब वो स्विमर तैराक बन चुका है। What was the childhood incident that made Douglas afraid of water? क्या बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो डुगलस को पानी से डर लगता है? When Douglas was 3 or 4 years old, जब डुगलस 3 या 4 साल के थे, his father took him to the beach in California, तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। When he was standing in the surf, और जब वे सर्फ में खड़े थे, a strong wave knocked him down, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी लहर आती है और उन्हें पानी में डुबा देती है। एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वो पानी में डूब जाते हैं। हिज ब्रीथ वॉज गॉन, और उनकी सांस बिल्कुल चली जाती है। एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन, एंड ही वॉज मच फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दो हिज फादर वॉज होल्डिंग हिम, और उनके फादर उन्हें पकड़ लेते हैं। ही डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, और इसीलिए उन्हें पानी से डर लगने लगता है। What did Roosevelt say about the fear of death? रोजेवेल्ट ने फियर ऑफ डेथ यानी कि मरने के डर को क्या कहा है, उसके बारे में क्या कहा है? द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, फ्रैंकलिन रोजेवेल्ट ने सेट द कोट, एक बात कही है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो हमारे अंदर डर होता है वो खुद स्वयं डर ही होता है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब है, इट इज़ ओनली द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कि हम डर वो होता है जो हम पहले से ही उसका परिणाम सोच लेते हैं, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन, जो कि हमें रोक लेता है कोई भी एक्शन लेने से, कुछ भी करने से, एंड हैम्पर्स आर प्रोग्रेस, और हमारी प्रोग्रेस को भी रोक लेता है। द रैट ट्रैप चैप्टर 4 है प्रोस का। वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप? पैडलर जो चूहेदानी बेचता था वो पूरी दुनिया को रैट ट्रैप यानी कि चूहेदान क्यों कहता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक चूहे पकड़ने वाला या चूहेदान है, तो इसमें चीज़ रख दी जाती है, ठीक है, जिससे चूहा इसमें अट्रैक्ट हो इसकी तरफ और आकर के इसमें फंस जाए। उसी तरह जो पेडलर के अकॉर्डिंग हम सब जा रहे हैं आंसर, ठीक है, तो पेडलर ये मानता है कि जो वर्ल्ड है ये पीपल्स को, ये लोगों को क्या करता है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कि खाने कपड़े मकान से अट्रैक्ट करता है, अमीर होने से अट्रैक्ट करता है कि अमीर और ये सारी चीज़ें, तो इससे अगर जो अट्रैक्ट हो जाता है वो सिर्फ लालची और गरीब बनता है। द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप, जो पेडलर है वो कंसिडर करता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है, चूहेदान है, बिकॉज क्योंकि इट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये कुछ नहीं है, ये इट लर्ड या फिर अट्रैक्ट पीपल, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है विद टेम्पटेशन या आनंद, टेम्पटेशन को क्या, आनंद, लाइक रिचेस, अमीर, फूड, खाने से, शेल्टर, रहने की जगह, एंड जॉय और खुशी, ओनली टू ट्रैप दम, और सिर्फ उनको ट्रैप करने के लिए, इन अ साइकिल ऑफ ग्रीड एंड पॉवर्टी, किस चीज़ में उन्हें ट्रैप करने के लिए, ग्रीड लालच और पॉवर्टी गरीबी में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज अ रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, और वो कैसे बनाता था। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है। द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, रैट ट्रैप सेलर कौन था, एक पुअर वैगाबॉन्ड था। रैट ट्रैप सेलर एक पुअर वैगाबॉन्ड था। वियरिंग, जो पहनता था, शैबी रैग्ड क्लॉथ, शैबी मैले कुचाले, रैग्ड मतलब फटे हुए, क्लॉथ्स कपड़े, मैले कुचाले फटे पुराने कपड़े पहनता था। द पेडलर यूज टू सेल रैट ट्रैप, जो पेडलर था, पेडलर यूज़ करता था क्या, सेल करता था रैट ट्रैप, चूहेदानी बनाता था, विच ही मेड हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल, वो खुद ही बनाता था, ही गॉट बाय बैगिंग एट द स्टोर और फार्म, और वो कहाँ से मांगता था, मटेरियल का सामान कहाँ से मांगता था, स्टोर और फार्म से मांगता था।
फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट्स द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? रैट ट्रैप, पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ये पेडलर को कहाँ से ये आइडिया आया? द पेडलर वॉज अ वेगाबॉन्ड, एक वेगाबॉन्ड है, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, जो रैट ट्रैप्स बेचा करता है, मेड बाय हिम, जो खुद से ही बनाता है। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओन रैट ट्रैप, एक दिन बस वो ऐसे ही सोच रहा था अपने खुद के रैट ट्रैप्स के बारे में, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तो उसको उसके दिमाग में एक आइडिया दैट द वर्ल्ड वॉज अ बिग रैट ट्रैप, कि एक ये जो दुनिया है ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप चूहेदान है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। वॉट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, कि क्रिसमस पर एडला को क्या मिला था पेडलर की तरफ से? एडला रिसीव अ लेटर पैकेज एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, पेडलर से एडला ने रिसीव करा था एक लेटर पैकेज क्रिसमस पर, ठीक है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, बिकॉज इन द पैकेज, क्योंकि पैकेज में क्या था, देयर वाज फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा सा चूहेदान था, लेड 3 रिंकल्ड, तीन, उसमें क्या क्या चीजें थी, 3 रिंकल्ड, मुड़ी सुड़ी 10 क्रोनर की नोट्स थी। 10 क्रोनर, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है ना, वैसी दूसरी कहीं का है क्रोनर, वहाँ पर चलता है, ठीक है। तो क्रोनर नोट, 10 क्रोनर के कितने नोट, 3 नोट, तो कितने हो गए, 30 क्रोनर नोट हो गए ना। एंड अ लेटर, और एक लेटर भी था। अब चैप्टर 5 है प्रोज का इंडिगो। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया था? महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलेंटियर, सेवकों को हायर किया था, अपॉइंट किया था एजुकेट करने के लिए विलेजर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के गांव वालों को, एंड सेटअप आश्रम देयर, और आश्रम उन्होंने सेटअप करवाया था, बनवाया था। हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनकी जो वाइफ कस्तूरबा गांधी है, उन्होंने बताया था पर्सनल क्लीननेस के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता के बारे में बताया था, टू द विलेजर्स, विलेजर्स को, एंड डॉक्टर, और डॉक्टर ने भी क्या करा, ऑल्सो वॉलंटियर्ड टू सर्व द विलेजर्स, गांव वालों की उन्होंने भी क्या, वॉलंटियर्ड मतलब सेवा की, टू द विलेजर्स, गांव वालों की, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीनों तक। वॉट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया? राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर, या पुअर प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब किसान होता है, आप प्लीजेंट भी लिख सकते हैं, या बटाईदार शेयर क्रॉपर भी, ठीक है। विश टू मीट गांधी जी, गांधी जी से वो मिलना चाहते थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, और उनसे इनजस्टिस, अन्याय जो हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम, ज़मीन वगैरह के लिए जो अन्याय हो रहा है चंपारण में, उसकी कंप्लेन वो करना चाहते थे। शुक्ला फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, शुक्ला ने हर जगह गांधी जी को फॉलो किया, उनका पीछा करते रहे, उनके साथ साथ जाते रहे जहाँ वो गए, एंड बेग्ड हिम टू फिक्स अ डेट, और उनसे कहा कि आप कोई एक डेट हमें फिक्स बता दीजिए कि कब आप आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। गांधी जी फाइनली गेव इन, और गांधी जी ने उसे फाइनली एक डेट बता दी, एंड एग्री टू विजिट चंपारण, और जो है वो एग्री हो गए, सहमत हो गए चंपारण जाने के लिए विद शुक्ला के साथ। What complaint did राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, राजकुमार शुक्ला ने कौन सी कंप्लेंट फाइल करवाई जब वो कांग्रेस सेशन में गए? राजकुमार शुक्ला कंप्लेंट अबाउट द मिजरी, यानी कि दयनीय ऑफ दैन्य कंडीशन, किसकी, ऑफ इंडिगो फार्मर, जो बहुत बुरी हालत हो रखी थी इंडिगो फार्मर्स की, जो इंडिगो उगाते थे उन किसानों की हालत बहुत बुरी थी चंपारण में एट द कांग्रेस सेशन। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बता दिया, कांग्रेस सेशन में बताया राजकुमार शुक्ला ने, कि जो इंडिगो फार्मर्स है चंपारण में, उनकी जो है लाइफ बहुत बेकार हो गई है, क्योंकि और फिर उसके बाद वो गांधी जी को बताते ही, टोल गांधी जी को उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो अंग्रेजी जमींदार हैं, फोर्स पुअर पीपल, पुअर फार्मर्स, वो पुअर फार्मर्स यानी कि गरीब किसानों को पर दबाव डालते हैं टू ग्रो इंडिगो, कि वो नील की खेती करें ऑन देयर लैंड, अपनी ज़मीनों पे करें, और सेल कर दें बहुत कम दामों पर, ब्रिटिश को सेल कर दें, कीपिंग देम इन पॉवर्टी, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ही ज़मीन है, और एक बार खेती करने पर वो ज़मीन बंजर हो जाती थी।
तो इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या, उन्हें गरीबी का गांधी डू टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण। गांधी ने क्या करा, मिजरेबल कंडीशन, जो बहुत ख़राब स्थिति थी फार्मर किसानों की चंपारण में, हाउ डिड, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण। किस तरह से गांधी ने दयनीय स्थिति यानी कि बुरी हालत, प्लाइट, दुर्दशा को, चंपारण के फार्मर की दुर्दशा को सही कैसे किया, चेंज कैसे किया। गांधी सेट ऑन सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह करा अलोंग द फार्मर्स, किसानों के साथ फ्रॉम द रीजन, उस जगह पर, एंड डिमांडेड दैट, और उन्होंने डिमांड करा जस्टिस बी सर्व्ड, मतलब न्याय होना चाहिए फॉर द हेल्पलेस फार्मर। उन्होंने न्याय मांगा हेल्पलेस फार्मर, जो कुछ नहीं कर सकते थे, फार्मर बहुत परेशान हालत में थे, उनके लिए। इन द एंड, आखिरकार, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा संघर्षों के बाद, जस्टिस वॉज सर्व्ड, जस्टिस यानी कि न्याय मिल गया, एंड द फार्मर गॉट 25% ऑफ देयर मनी बैक, और किसानों को उनका 25% पैसा वापस मिल गया। हाउ डिड गांधी रीच गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या प्रॉब्लम फाइंड करी। गांधी जी रीच चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। अ पुअर पीजेंट हु हैड अराइव्ड टू टेक हिज हेल्प इन सॉल्विंग द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट। एक गरीब किसान था, राजकुमार शुक्ला, जो कि वहाँ गया था गांधी जी के पास, उनको अपने प्रॉब्लम बताता है कि वो गांधी जी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। प्रोज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है शॉर्ट आंसर का। अब हम लॉन्ग आंसर प्रोज के पढ़ लेते हैं। चैप्टर 1 में भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। जिस पे मैंने स्टार बनाया है, खासकर आपको वही आंसर अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी आप पढ़ो सब कुछ, लेकिन जो स्टार्स वाले हैं ना, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। पीपल, लोगों की, लोग कैसे काम करते हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में बताइए। द पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बेंगल यानी कि चूड़ियाँ, कांच की जो चूड़ियाँ बनाते थे, उस इंडस्ट्री में काम करते थे लोग, यूजुअली लिव इन पुअरली मेंटेन्ड होम्स। तो जो वो लोग वर्कर थे, वो कहाँ रहते थे, बहुत ही टूटे फूटे खराब से घर में रहते थे। डिस्पाइट द हार्डवर्क, इतना काम करने के बावजूद, दे दे कैन अर्न लिटिल, और बहुत कम कमाते थे। स्ट्रगल, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे टू मीट देयर बेसिक नीड्स, कि ज़रूरी जो डेली बेसिस पे जो ज़रूरी सामान होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो लोग तरस जाते थे। मैनी फैमिलीज हैव वर्कड इन द बैंगल इंडस्ट्री, बहुत सी फैमिलीज जो है वर्क करती हैं बैंगल इंडस्ट्री में, चूड़ी के उद्योग में काम करती हैं, फॉर जनरेशंस, जनरेशंस, पीढ़ियों से। मेकिंग इट हार्ड फॉर देम, ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है उनके लिए, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर, कि वो इस जो हमेशा से चला आ रहा है जनरेशन से, उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। वर्किंग कंडीशन, जो वो काम वहाँ पर करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इस सारी चीज़ों से बाहर निकल के कुछ और करें। देयर डेली लाइफ इज़ मार्क्ड बाय लॉन्ग आवर ऑफ लेबर, और उनकी जो डेली रोज़ की जो ज़िंदगी थी, वो सब घंटों बीते चले जाते थे लेबर की तरह काम करने में। हेल्थ रिस्क भी बहुत रहता था, एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ बेटर फ्यूचर, और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ चूड़ियाँ बनाते थे सब लोग। फिरोज़ाबाद में हर जगह, हर दूसरे घर में आपको चूड़ी बनाने वाले मिलेंगे। पीपल वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और पीपल जो थे वो वर्क करते थे छोटे से एकदम कुलिया जैसे, एकदम मतलब छोटे से सेल में वर्क करते थे, जहाँ ना हवा थी और ना लाइट थी। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वो अपनी जो है आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स ऑल्सो ब्लाइंड्स देम, और जो पाउडर जिससे वो पॉलिश करते हैं बैंगल को, वो भी उसे क्या उन सबको क्या बना रहा था, अंधा बना रहा था। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में वर्क करने के क्या हैजार्ड्स, क्या नुकसान थे। द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिख देना, फिर आर करके लिखना है। लूजिंग आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय से काम करने से क्या हो जाता है, लूजिंग आई साइट, उनकी आई साइट यानी कि आंखों की रोशनी चली जाती है। मैनी अदर डिसीजेस कैन बी काउज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और जो दूसरी और भी बीमारियां होती हैं, वो किस वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से होती है। चिल्ड्रन स्लॉगिंग देयर डे लाइट आर इन डार्क सेल्स, जो उन्हें एक रोशनी में अपने दिन बिताना चाहिए, उसके बजाय बच्चे कहाँ पर डार्क सेल्स में अपने पूरा दिन बिता देते थे। मेक देम फॉर
फार फ्रॉम, जो कि उन्हें बहुत दूर ले जाता है ग्रोथ और एजुकेशन से। इसके बाद थर्ड चैप्टर का लॉन्ग आंसर है डीप वाटर का। हाउ डिड डुगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डुगलस ने कैसे अपने डर पर काबू पाया, कैसे कम किया। आसेवर फियर ऑफ वाटर फोबिया, जो है वाटर फोबिया का जो डर था, वाटर का डर था उसके दिमाग में, या वाटर फोबिया की एक तरह से पानी से डर लगना, ठीक है। फियर ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वाटर फोबिया वेंट इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में बिल्कुल डर बैठ गया था। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये था कि ही नेवर वेंट टू बैक, और वो कभी भी दोबारा गया नहीं, पूल पर नहीं गया। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, और कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया। एंड कैनोइंग, और बोट चलाने नहीं गया। टू कंक्योर द फियर ऑफ वाटर ही टुक सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उसने अपने फियर पर काबू पाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। हु टॉट हिम, जिसने उन्हें बताया, डुगलस को बताया कि कैसे एक्सहेल इनहेल, यानी कि कैसे सांस अंदर लेंगे छोड़ेंगे, पैडिंग इन द वाटर, और कैसे हाथ पैरों को चलाना है, थ्रो आ रूप ऑन द पुली, और उन्हें जो है एक बेल्ट पहना करके रस्सी बांध दी थी उसमें, और पुली से अटैच कर दिया था। ही प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन में से वो 5 दिन वो वर्क करते थे, मतलब कि सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे हर एक, और डेली 1 घंटा, एन आर ईच डे, ठीक है, एन आर ईच डे। फाइनली ही स्वैम अलोन अक्रॉस डिफरेंट लेक्स, और फाइनली अब वो आखिरकार खुद से स्वयं कर सकते थे डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स, किसी भी झरने और नदी में। दस विलियम फाइनली कंक्योर्ड, इस तरह से विलियम ने आखिरकार अपने फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर पर काबू पा लिया, एंड देन बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक्सपर्ट स्विमर बन गए। इसके लॉन्ग्स आपको सारे ही याद करने हैं, ओके। इस पे स्टार मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको सारे याद करने हैं। लॉन्ग आंसर सिर्फ 4 ही आपको बताए हैं, ठीक है। डिस्क्राइब डुगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड टू डू टू सेव हिज लाइफ, डुगलस ने क्या स्ट्रगल करा था, वॉट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उसने कैसे अपनी जान बचाई जब वो पूल में गिर गया था, ठीक है। वेन डुगलस वॉज थ्रोन इनटू द वाटर, जब डुगलस को पानी में फेंक दिया गया था बाय अ बिग ब्रूजर, एक बड़े 18 साल के लड़के के द्वारा जब डाल दिया गया था, इनिशियली ही वॉज शॉक्ड, सबसे पहले तो वो शॉक्ड हो गए, अनफ्रेटेंड, और घबरा गए। ही वेंट डीप इनटू द वाटर, और जैसे ही वो पानी में अंदर गहरान में जाने लगे, उसके इन द सेम पोस्चर, उसी सेम पोस्चर में जिसमें वो बैठे हुए थे, इन विच ही वॉज सिटिंग, ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, एंड पैनिक स्टिकन, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे। ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उन्होंने अपने दिमाग को एकदम अच्छे से शांत रखते हुए उसमें सोचना शुरू किया, एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप, और उन्होंने सोचा, एक प्लान किया कि जो है जब मेरे जो पंजे हैं वो टच करेंगे बॉटम, यानी कि पूल के जो नीचे की सतह, उस पर जब छुएंगे मेरे पैर, तो मैं एक बड़ी सी जंप ले लूँगा, एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप द मोमेंट हिज फीट टच द बॉटम, ठीक है, एंड टू स्प्रिंग टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और मैं सरफेस पर आ जाऊँगा, पानी की सतह पर आ जाऊँगा। जैसे ही मेरे पैर ज़मीन को छुएंगे, मैं एक ऊंची छलांग मारूंगा और पानी के ऊपर आ जाऊँगा, और फिर तैर कर बाहर निकल जाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग सिग्निफिकेंट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही पैनिक्ड अगेन, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक फिर से हो गए, एंड स्टार्टेड फेलिंग हिज आर्म टू होल्ड समथिंग, और कुछ फेलिंग हिज आर्म टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, और कुछ पकड़ने के लिए वो अपने हाथों को इधर उधर मारने लगे। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अगेन, जब वो दोबारा से पानी में डूब रहे थे। ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू गेट टू द सरफेस फेल्ड, और जितने भी उनके अटेम्प्ट थे सतह पर आने के, वो सभी फेल हो गए थे। एंड एट द एंड ही फेल्ट पैरालाइज, और आखिर में वो अपने आप को पैरालाइज फील करते हैं। सप्लीमेंट्री में स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर, ये चैप्टर 1 है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वॉज इट सिचुएटेड, थर्ड लेवल क्या है और वो कहाँ पर थी। या फिर व्हाट डू द थर्ड लेवल रिफर्स टू, थर्ड लेवल किसे रिफर करती है। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है वो वो इसे कैसे पहचाना जाता है, जो सबवे यानी कि रास्ता है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने का रास्ता है, डैट टेक्स पैसेंजर टू गलीसबर्ग,
जो पैसेंजर्स को गलीसबर्ग इलनेस पहुंचाता है, उसी को ही वो थर्ड लेवल कहा जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम टू एस्केप ऑफ चार्ली। जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए एक छुपने की जगह है। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये जो मॉडर्न लाइफ है जहाँ पर फियर वरी ये सारी टेंशन्स वगैरह होती है, वहाँ से बचने का तरीका एक थर्ड लेवल है। वॉट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने अपने लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा था। इन हिज लेटर, उसने अपने लेटर में सैम ने रोड टू चार्ली, सैम ने चार्ली को लिखा अबाउट इज डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल, कि उसने थर्ड लेवल डिस्कवर कर लिया है ऑफ द बिल्डिंग। थर्ड लेवल की बिल्डिंग उसने डिस्कवर कर ली है, उसे मिल गई है। ही रोट हिम अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा एंड टोल्ड हिम डैट, और बताया डैट कि ही वॉज राइट अबाउट इट, कि चार्ली भाई तुम सही थे, जो तुम बता रहे थे कि थर्ड लेवल है, तुम सही बोल रहे थे। इट ऑल अलोंग, ये बिल्कुल सच है। ही टोल्ड हिम डैट ही वॉज लिविंग देयर, और चार्ली सैम बताता है कि अब हम यहाँ पर रह रहे हैं। इन द लेटर में बोलता है कि अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, और तुमने सही बताया था कि थर्ड लेवल होती है। ही ऑल्सो टोल्ड चार्ली टू लुक फॉर दिस लेवल विद हिज वाइफ, और उसने ये भी कहा कि चार्ली को कि तुम इस लेवल को देखने आओ अपनी वाइफ के साथ। हु वॉज सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज कौन था। वॉट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था। जो सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड है वो चार्ली का फ्रेंड सैम ही है, सैम को ही सेक्रेटरिस्ट भी बोला जाता है। सैम वॉज चार्ली सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड, सैम चार्ली का सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड है। ही हैड बिलीव डैट, वो उसका मानना है कि चार्ली हैड गॉट द विम्स, की चार्ली को वहम हुआ है कि जो थर्ड लेवल है वो उसका एक दिन में देखा हुआ सपना, मतलब कि सपना ही है एक, विथ फुलफिलमेंट। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ एक अटेम्प्ट है कि मतलब जो हार्श रियलिटीज़ हैं मॉडर्न लाइफ की, उससे बचने के लिए। और वो क्या है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी है, वॉर, युद्ध है, फियर, डर है, वरी है, एंड टेंशन्स है, तो इससे बचने का एक रास्ता है थर्ड लेवल। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं मिली। व्हेन ही रिटर्न टू द ग्रैंड सेंट्रल, जब वो दोबारा ग्रैंड सेंट्रल गया, ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, तो उसे कॉरिडोर नहीं मिला लीडिंग द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल ले जाता है। ही कुड नॉट गो बैक लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, वो दोबारा फिर गया नहीं थर्ड लेवल देखने, एज हिज वाइफ वॉज टू वरिड, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अबाउट हिम, उसके लिए। मोर एवर, इसीलिए उसने भी क्या कर दिया, ही हिमसेल्फ हैड स्टॉप्ड, तो इसीलिए उसने खुद से ही बंद कर दिया लुकिंग फॉर इट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसने भी इन सब के बारे में सोचना और देखना बंद कर दिया। हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब बाय चार्ली, कोई ओल्ड मनी कैसे ले सकता है चार्ली के द्वारा। वन वन कैन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब बाय चार्ली, कोई भी ओल्ड मनी ले सकता है जैसे कि चार्ली ने बताया था। ही वेंट टू द बैंक, वो बैंक जाए, ड्रॉ आउट $300, और $300 निकाल ले, एंड बहुत ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे क्या कर ले, ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीद ले। अब इसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर हैं। वाई वॉज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम ऑफ एस्केप यानी कि छुपने का एक रास्ता है चार्ली के लिए। यस, हाँ, जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम है एस्केप ऑफ चार्ली, क्योंकि ही हैड अ स्ट्रेंज डे ड्रीम, वो क्या करता है, उसकी बहुत ज़्यादा वो ऐसे डे ड्रीम, मतलब कि दिन वाले सपने नहीं होते जो कभी होते नहीं है ना, उस तरह के वो सपने देखता है। विश टू एस्केप, की वो जो है एस्केप करने के लिए, छुपने के लिए, फ्रॉम हिज प्रेजेंट वरीज, जो प्रेजेंट वरीज इस समय जो उसकी समस्याएं हैं, वॉर वरी, ये सब चीज़ें हैं, उससे बचने के लिए ही वॉन्ट टू एस्केप इन टू द पास्ट, वो अपने पास्ट में ही छुपना चाहता है। द प्रेजेंट डे, जो आज के जो प्रेजेंट डे है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वरीज, जो दुनिया है वो भरी हुई है आज के टाइम पे वरीज, परेशान, वॉर से, टेंशन से, एंड हेट से। मोर एवर, और ही हैड एन अर्नेस्ट डिज़ायर ऑफ थिंग्स, उसे चीज़ों की बहुत डिज़ायर थी, प्रीति की अच्छी हो, नाइस एंड पीस, और शांति हो। दे वर इन हिज ग्रैंड फादर्स टाइम, ही बिलीव दैट इन ओल्ड डेज लाइफ वॉज पीसफुल, वो अपने ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी के समय पर
सोचते हैं कि उस समय जो पुराना टाइम था तब लाइफ बहुत पीसफुल थी। पीपल इन हिज ग्रैंडफादर्स टाइम, जो लोग थे ग्रैंडफादर के टाइम में, दादाजी के ज़माने में, ही बिलीव दैट इन ओल्ड डेज लाइफ वॉज पीसफुल। पीपल इन हिज, ये लाइन थोड़ा रिपीट हो गई है, ये रिपीटिव लाइन है, ओके, ये मत लिखिएगा, बार बार रिपीट हो गई है। पीपल इन हिज ग्रैंडफादर्स टाइम स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स, जो ग्रैंडफादर के टाइम पे लोग थे स्पेशली इन स्मॉल टाउन में स्पेशली, लिव्ड अ केयर फ्री लाइफ, वो कैसी लाइफ जीते थे, केयरफुली फ्री लाइफ जीते थे, ठीक। ऑल दोज चार्म्स वर लॉस्ट, और उनमें कोई भी टेंशन परेशानी नहीं दिखती थी, उनका चेहरा बिल्कुल केयर फ्री रहता था। सैम द सेक्रेटिस्ट फ्रेंड, जो सैम है वो सेक्रेटिस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सैम को ही सेक्रेटिस्ट भी बोला गया है, और ये फ्रेंड है चार्ली का। ऑल्सो टोल्ड हिम, चार्ली को कहता है कि डैट हिज क्लेम वॉज अ वेकिंग ड्रे विश फुलफिलमेंट, की वो दिन में सपने देखा करता है, कि वो क्या करता है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और वो दिन में सपने देखा करता है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, वो टाइगर किंग है। शॉर्ट आंसर, हु वॉज द टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड इट, टाइगर किंग कौन था और उसे कैसे नाम मिला। द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम वॉज रिफर्ड टू एज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधापुरम के राजा हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर किंग कहा जाता है। ही गॉट दिस नेम बिकॉज, उन्हें यह नाम मिला था क्योंकि व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ था, अ प्रिडिक्शन वॉज गिवन बाय एस्ट्रोलॉजर, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा था दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी डेथ एक टाइगर के द्वारा होगी। ही किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर मार दिए थे, बट हिज डेथ अकर ड्यू टू अ वुडन टॉय टाइगर, लेकिन उनकी जो डेथ थी वो एक वुडन टॉय टाइगर से हुई। यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, पूरा एज इट इज़ यही लिखना होगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है तो बड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ लिखनी होगी, फिर उसके बाद आप नीचे ये सारी चीज़ें जो अभी हमने आंसर बताया वो लिख लिएगा। सबसे पहले आप लिख दिएगा, हे मे बी आइडेंटिफाई एज द हाइनेस जमींदार जनरल। जो प्रतिबंधापुरम के जो राजा थे उनके बहुत सारे नाम थे, जैसे जैसे कि सब दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई एज द कैसे पहचाना जाता है, हाइनेस जमींदार जनरल, ये एक नाम हो गया, खिलेदार मेजर, ठीक है। फिर दूसरा नाम सत्ताविहाग्री समारी, ठीक है, सत्याग्रह समारी। फिर महाराजाधिराजा विश्वभुआना सम्राट, की पूरा एक नाम है महाराजाधिराजा विश्वभुआना सम्राट, ठीक है। फिर सर जिलानी जंगजंग बहादुर, ये भी एक नाम है। मैड नाम है एसीटेसी और सीआरसीके, ठीक है। ये आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिख देंगे। उसके बाद आपको ये द किंग से लेकर के टाइगर तक के फिर आंसर लिख देना है, अगर लॉन्ग में आता है, ठीक है। What was the role of astrologer in the story The Tiger King? एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है टाइगर किंग की स्टोरी में। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर क्या प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट, इस क्वेश्चन को किस तरह से, दो तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है व्हाट वाज रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्ट करा था। इस क्वेश्चन में आप प्रिडिक्ट अगर आ जाए, फोरकास्ट आ जाए, प्रिडिक्शन आ जाए, तो भी यही आंसर लिखना है। द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी, जो रोल था एस्ट्रोलॉजर का स्टोरी में, द टाइगर किंग स्टोरी में, टू प्रिडिक्ट दैट, उन्होंने प्रिडिक्ट करा था क्राउन प्रिंस वॉज बॉर्न इन आर ऑफ बुल, कि जो क्राउन प्रिंस यानी कि राजकुमार है वो आर ऑफ बुल में उनका जन्म हुआ है। सिंस द बुल एंड टाइगर, और जो टाइगर और बुल है वो एक दूसरे के कोर एनिमी, घनिष्ठ दुश्मन है। द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय अ टाइगर, और जो किंग है वो जल्द ही एक टाइगर के द्वारा मार दिए जाएंगे। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने मैरी करने के लिए क्यों सोचा। द किंग हैड टू किल्ड 100 टाइगर टू प्रूव रॉन्ग टू एस्ट्रोलॉजर स्टेटमेंट, जो किंग थे वो उन्होंने 100 टाइगर वो किल करना चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजर की स्टेटमेंट को गलत साबित कर पाए, बट ही स्टिल किल्ड 70 टाइगर, लेकिन अब तक के वो 70 टाइगर मार पाए थे। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल, तो इसीलिए उन्होंने मैरी शादी करने के बारे में सोचा। अ गर्ल कहाँ से, फ्रॉम मोर
पॉपुलेशन टाइगर स्टेट, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा उस स्टेट से। What was the birthday gift that महाराजा spotted in a toy shop? टॉय शॉप पर महाराजा ने कौन सा गिफ्ट लिया था? महाराजा spotted a wooden toy टाइगर टॉय। जो महाराजा है उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर खिलौना टाइगर टॉय लिया फॉर हिज सन, अपने सन के लिए, एज अ बर्थडे गिफ्ट के लिए। अब वुडन टॉय कर्व बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और जो वुडन टॉय था वो बनाया गया था अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, हाउ मच लॉस डिड ही बियर? क्या करा था राजा ने अपना थ्रोन सिंहासन बचाने के लिए, और उन्हें कितना लॉस लॉस कितना उन्हें झेलना पड़ा था। द किंग ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम अ फेमस ज्वेलर। जो किंग है, राजा है, उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स मंगाई थी एक फेमस ज्वेलर के यहाँ से। ही सेंड ऑल द रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, और उन्होंने सेंड कर दिया था, दे दिया था, सभी रिंग्स भिजवा दी थी ऑफिसर्स की वाइफ को, कि क्योंकि ऑफिसर आए थे, वो टाइगर मारना चाहते थे, एक फ़ोटो उनके साथ लेना चाहते थे, तो इसलिए वो मना नहीं कर पाए थे। इसीलिए राजा ने क्या करा कि ऑफिसर की वाइफ के पास रिंग भेजा। ही थॉट दैट द लेडी वुड बी कीप 1 और 2 रिंग्स। उन्होंने सोचा कि लेडी 1-2 रिंग ले लेगी एंड सेंड बैक द रिमेनिंग, और वापस बाकी जो बचेंगी वो सारी वापस कर देगी। बट शी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन उन्होंने 50 की 50 पूरी रिंग रख ली। द किंग हैड टू बियर, और किंग को झेलना पड़ा द एक्सपेंशन ऑफ 3 लाख रुपीज़ फॉर इट, और उनके 3 लाख रुपीज़ खर्चा हो गए। बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपना किंगडम बचा लिया। अब इसके बाद इसका लॉन्ग आंसर है, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वो, व्हाट डेंजर डिड ही फेस वाइल फुलफिलिंग इट? महाराजा को क्या फुलफिल करना पड़ा था और क्या डेंजर फेस करना पड़ा था? एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड फोर्स दैट द किंग शुड बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि उन्हें 100 टाइगर से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वही उन्हें मारेगा। व्हेन द किंग केम टू नो, और जब किंग को ये पता चला कि उन्हें 100 यानी कि 100वां टाइगर मारेगा, अबाउट इट, इसके बारे में पता चला, तो ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर टू सेव हिज लाइफ। तो उन्होंने 100 टाइगर मारने के बारे में सोचा अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। एंड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, और एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। The king vowed that he would attend to all the matters only after killing the 100th tiger. वो तभी कुछ भी देखेंगे जब वो सभी टाइगर्स को मार लेंगे, 100 टाइगर को मार लेंगे। When the king took aim the 100 tiger, द बुलेट मिस्ड द टाइगर, और जब 99 टाइगर मार चुके थे, जब 100वां टाइगर जब मार रहे थे, 100वां टाइगर जब मार रहे थे, तो उन्होंने बुलेट मारी, लेकिन मिस कर गई टाइगर को, और टाइगर जो था वो बेहोश हो गया था बुलेट की आवाज़ सुनकर। बट द किंग थॉट, लेकिन जो राजा हैं वो सोचते हैं दैट द 100 टाइगर हैड डाइड, कि 100 टाइगर जो है वो मर चुका है। बट इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज किल्ड बाय वन ऑफ द हंटर्स अकम्पनी द महाराजा, और जो महाराजा के साथ जो सिपाही वगैरह थे, तो वो लोग देखते हैं कि वो नहीं मरा है, क्योंकि उस मिस कर गई थी बुलेट, जिसकी वजह से वो नहीं मरा था। लेकिन वो राजा को नहीं बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देयर वर सम डेंजर विच हैड टू फेस द टाइगर इन टाइगर हंटिंग, और सबसे ज़्यादा जो महाराजा को डेंजर फेस करना पड़ा था वो टाइगर से लड़ते हुए करना पड़ा था। अब चैप्टर 3 पढ़ते हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर 3 है। शॉर्ट आंसर है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? ऑथर कैसे अंटार्कटिका पहुंची थी? द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका क्या ऑन आ रशियन रिसर्च वेजल, ये एक शिप का नाम है, रशियन रिसर्च वेजल से वो गई थी, रशियन रिसर्च वेजल से गई थी, जिसका नाम क्या है? एकेडमिक सोलकास्की, सोकाल्स्की, ठीक है, सोकाल्स्की नाम है उसका, academic Sukalski. She traveled over 100 hours in the combination of a car, an aeroplane, and a ship.
इन दिस वे शी रीच अंटार्कटिका। और उन्हें अंटार्कटिका ट्रैवल करने के लिए उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन यानी कि बहुत सी चीज़ों का यूज़ करा था, कार का यूज़ करा था, एरोप्लेन का, शिप का यूज़ करा था। इस तरह वो अंटार्कटिका पहुंची थी। वॉट वॉज द वंडर और द रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। क्या वंडर मतलब कि क्या उन्हें खुशी मिली, क्या उन्हें हैरान कर रहा था जब वो अंटार्कटिका पहुंची। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वॉज डैट ऑफ रिलीफ। जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंची उनका सबसे पहला इमोशन ये था कि उन्हें रिलीफ मिल गया था, इतने टाइम ट्रेवल कर रही थी ना इसलिए। शी फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। अब उनका पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पड़ चुका है तो वो बहुत रिलीव फील कर रही थी। आफ्टर ओवर 100 आवर्स, 100 घंटों के बाद। देन शी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अमेजमेंट, और उन्हें बहुत अमेजमेंट बहुत आश्चर्यजनक लगी ऑन सीइंग इट्स वास्टनेस, उसकी विशालता एंड इमेंस, और उसमें वहाँ जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सारी चीज़ें दिख रही थी विच डेजल्ट हिज आइज, जो कि उनकी आंखों को चौंका देती हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि आपसे 3 तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो व्हाट वाज़ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट जो आइस प्रोग्राम पे गए थे वो क्या था। व्हाट वाज़ द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम। आइस प्रोग्राम पर स्टूडेंट की चीफ एम क्या थी। हु वाज़ जियोफ ग्रीन। ठीक है, जियोफ ग्रीन का तो अगर जो आंसर है वो आप हटा दीजिए, तो उसके बाद तो व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ स्टूडेंट ऑन आइस से लेकर के आपको पूरा यहाँ तक के इन दोनों का आंसर लिखना है। ठीक है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इन दोनों का आंसर आपका स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ से लेकर पूरा अंटार्कटिका तक का आपको लिख देना है। ठीक है, आपको अलग अलग से 10 आंसर्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 8 हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हु वॉज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही। अब जियोफ ग्रीन का तो आपको आंसर यहाँ पर याद करना है, उसके बाद तो ये आपको याद ही करना है। तो ये वाला आंसर अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसका भी लिख लोगे, इसका भी लिख लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है दोनों में। तो जियोफ ग्रीन इज़ अ कंसिडरेबल कनाडियन एक्सप्लोरर। जो जियोफ ग्रीन थे उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है कि वो एक कनाडियन एक्सप्लोरर थे। हु एम एट ऑर्गेनाइजिंग, जो जिनका एम क्या था, ऑर्गेनाइज करना स्टूडेंट ऑन आइस, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना था बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। क्या करना, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें ले जाना टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड दुनिया का जो आखिरी छोर है वहाँ पर ले जाना हाई स्कूल के स्टूडेंट को। ही थिंक इट मोर एसेंशियल, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए विद इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ये स्टूडेंट को क्या देता है, प्रोवाइड करता है इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये शिक्षा के अवसर देता है टू नो मोर अबाउट द अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बारे में और सीख सकते हैं। हाउ इज़ अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। अंटार्कटिका क्यों परफेक्ट प्लेस है इन्वायरमेंटल चेंजेस को स्टडी करने के लिए। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, अपने सिंपल इकोसिस्टम के वजह से, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर न जानवर रहते हैं न इंसान, तो लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। ये परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। लिटिल चेंज होगा, ओके, लिटिल लिटिल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए इन द इन्वायरमेंट में जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। हैव, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, हैव बिग रिपरक्यूशंस, और वो बिग रिपरक्यूशंस हो जाते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम इस पढ़ना चाहते हैं और एग्जामाइन करना चाहते हैं तो हमें अर्थ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। अंटार्कटिका बहुत बेस्ट प्लेस है और हमें वहाँ जाना चाहिए। इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका को डिस्क्राइब करना आपको खुद के शब्दों में इस लेसन के बेसिस पर। कौन सा लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका कोल्डेस्ट, ठंडा, ड्राइस्ट, सूखा, एंड विंडेस्ट, बहुत हवादार कंटिनेंट है इन द वर्ल्ड।
ठीक है। इट इज़ ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ये इकलौती जगह है दुनिया में विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इट होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, इसके पास 500,000 ईयर के कार्बन रिकॉर्ड, पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स है। एम्बेडेड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इनकी जो आइस है, आइस की लेयर्स में दब गए हैं होल कार्बन रिकॉर्ड जो कि वहाँ पर है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जो जिसकी वजह से क्या पता चलता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या था अर्थ का, फ्यूचर क्या है अर्थ का। वन शुड विजिट अंटार्कटिका, सभी को अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका हैज़ सिंपल इकोसिस्टम है। देयर इज़ लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, और ये परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। हाउ चेंज इन एनवायरनमेंट, की कैसे चेंज होता है एनवायरनमेंट में, और वो एक बिग रेपरक्यूशंस बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ द अर्थ, इसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। बिकॉज नो ह्यूमन एग्जिस्ट ऑन इट, कोई भी ह्यूमन वहाँ नहीं रहते हैं एक्सेप्ट द साइंटिस्ट टू गो फॉर रिसर्च पर्पज, सिर्फ साइंटिस्ट को छोड़ के जो रिसर्च पर्पज से जाते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 है द एनिमी। शॉर्ट आंसर है इसके, वाई डिड डॉक्टर सदाउ फादर्स। अभी तक की सप्लीमेंट्री में जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो किसी को भी छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर है तो सारे ही याद कर लीजिएगा अच्छे से। वाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाउ के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेज दिया था। द ड्रीम ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर्स फ्रॉम हिम वॉज टू गिव सदाउ द बेस्ट एजुकेशन, जो डॉक्टर सदाउ के पिता थे वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाउ को बेस्ट एजुकेशन मिले। एंड सो ही सेंड टू अमेरिका, तो इसीलिए वो उन्हें अमेरिका भेज देते हैं। एट द एज ऑफ 22 ईयर्स की जब वो थे तब उन्हें भेज देते हैं टू स्टडी सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए। सदाउ को रियलाइज होता है हिज फादर्स ड्रीम बाय बिकमिंग फेमस एज अ सर्जन एज वेल एज अ साइंटिस्ट, कि उनके जो फादर हैं उनकी क्या इच्छा है कि वो एक सर्जन और एक साइंटिस्ट बने। हु वॉज हना, हना कौन थी। हाउ डिड शी मेट सदाउ, और वो सदाउ को कैसे मिली। हना वॉज द वाइफ ऑफ सदाउ, हना सदाउ की वाइफ है एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, और 2 चिल्ड्रन की मदर है। शी वॉज एन इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है एंड स्टडी फास्ट वुमेन है। हना मेट सदाउ इन अमेरिका, हना सदाउ को अमेरिका में मिली थी। व्हेन ही वॉज सिटिंग स्टडिंग सर्जरी देयर, जब वो सर्जरी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। शी मेट हिम एट अ गेट टुगेदर अरेंज्ड बाय अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जहाँ पर जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट जो विदेश से बच्चे आए थे उनके लिए एक पार्टी रखी थी, वहाँ पर मिले थे। हाउ डिड डॉक्टर सदाउ ऑपरेट ऑन द वाइट मैन, डॉक्टर सदाउ ने कैसे वाइट मैन को ऑपरेट किया, उसका ऑपरेशन किया। अब देखो डॉक्टर सदाउ जो थे वो जापान के थे और जो वाइट मैन था वो अमेरिका का था, और जापान और अमेरिका जो थे उन दोनों में क्या हुई थी, लड़ाई हो चुकी थी। तो ये दोनों क्या थे, अमेरिका अमेरिका के ये थे और ये जापान के थे, तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, तो इसलिए ये दुश्मन थे, ठीक है। तो डॉक्टर सदाउ ने फिर भी इनको ऑपरेशन किया था, इनकी जान बचाई थी और इनके लिए बोर्ड वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम किया था इन स्पाइट ऑफ कि ये पुलिस को दे देते हैं, ठीक है। डॉक्टर सदाउ साउथ हनाज हेल्प वाइल ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड वाइट मैन, सदाउ जो डॉक्टर सदाउ हैं उन्होंने हना की हेल्प ली थी वाइट मैन को ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर सदाउ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाउन ने क्या करा, ऑपरेशन परफॉर्म करा बुलेट को बाहर निकालने के लिए बॉडी से, अमेरिकन सोल्जर की बॉडी से बाहर निकालने के लिए बुलेट को। द सोल्जर वॉज गिवन एनास्थेटिक, जो सोल्जर था उसे एनेस्थेसिया दिया गया सो डैट द बुलेट कुड बी रिमूव, जिसकी वजह से बुलेट बाहर निकल पाया। वन डॉक्टर सदाउ स्टार्टेड द ऑपरेशन, जब डॉक्टर सदाउ ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ही फेल्ट दैट टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, जो उनका इंस्ट्रूमेंट था उसकी जो टिप थी टच द बर्नर, वो किसी चीज़ को टच कर रही थी, कोई चीज़ उससे टकरा रही थी।
प्रॉप द वुंड विद हिज फिंगर, और जितना हो सकता था उन्होंने एंड टूक आउट द बुलेट विद क्लीननेस, उतनी सफाई से बुलेट को बाहर निकाला अपनी फिंगर से, पॉसिबल मैनर, जितना पॉसिबल हो सकता था उतने क्लीननेस पॉसिबल मैनर से उन्होंने बुलेट को अपने उंगलियों की हेल्प से बाहर निकाल लिया। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म, अब ये लॉन्ग आंसर है, बस इसका एक ही है लॉन्ग आंसर, ये याद कर लिएगा। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाऊ both as a doctor and a human being on the basis of story the enemy, and जो द एनिमी स्टोरी है इसके बेसिस पर डॉक्टर सदाऊ जो हैं वो डॉक्टर और ह्यूमन बीइंग है, इस बेसिस पे आपको उनका एक कैरेक्टर स्केच समझ तरीके से बताना है, ठीक है। डॉक्टर सदाऊ वॉज अ स्किल्ड सर्जन एंड अ फेमस साइंटिस्ट, स्किल सर्जन थे, फेमस साइंटिस्ट थे, एक्सीलेंस परफॉर्म करते थे, प्रोफेशनल वॉज एविडेंट फ्रॉम दैट द फैक्ट दैट द जर्नल हैड फुलफिल फेथ इन हिम रिगार्ड हिज हेल्थ, और सभी का अच्छे से ध्यान रखते थे, हेल्थ का ध्यान रखते थे। डॉक्टर सदाऊ वॉज डिवोटेड टू वर्क एंड टू काउज ऑफ द नीडी व्हेन ही वाज द, जब वो अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं वुंडेड तो उसकी कंडीशन को देखते हैं, ही वॉज टॉर्न बिटवीन द नेचुरल ह्यूमन इंसिस्ट, लेकिन वो उसे अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन एज अ ह्यूमन, जैसे एक ह्यूमन होता है तो उस तरह से वो उसकी हेल्प करते हैं, सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाते हैं ऑफ द मैन, उस मैन की, एज पर हिज प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे कि वो सबकी बचाते थे, एज ही कुड नॉट लीव अ प्रोफेशन पर्सन टू डाई, और वो किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन एज अ डॉक्टर, वो ये उनकी ड्यूटी है कि वो सेव करे लाइफ एक इंसान की एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय, व्हेन डॉक्टर सदाऊ सॉ दिस डाइंग मैन, जब वो डाइंग मैन को देखते हैं, हिज स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी सप्रेस्ड everything else and so he saved one life irrespective any color cows और greed, बिना किसी भी भेदभाव के, जैसे ही वो देखते हैं कि वो इंसान मर रहा है तो उसे बचाने के लिए सारी पॉसिबल थिंग्स कर देते हैं।